एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकता देव। आज हमारी लीड स्टोरी है, क्या बांग्लादेश सिर्फ 53 बरसों में ही सब कुछ भूल गया? फिर करेंगे रूस की बात। भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री जल्दी वो शुरू करने वाला है। इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह कल दमिश्क में गिरजाघरों की घंटियां बजी और लोग प्रार्थना के लिए पहुंचे। साथ ही जानेंगे उस बुलेट ट्रेन के बारे में जो फ्रांस के पेरिस से जर्मनी के बर्लिन के बीच दौड़ेगी और 8 घंटे में तय करेगी इतनी दूरी। फिर कुछ बात गीत संगीत की। 2 महीने से यूरोप अमेरिका में घूम रहे पॉल मैकार्टनी अब लौट रहे हैं अपने घर। मैनचेस्टर में करेंगे शो, लेकिन आज लीड स्टोरी से पहले श्रीलंका की बात। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके ने भारत को अहम आश्वासन दिया है और कहा है कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ये बयान दिया। दिशानायके ने इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और इस दौरे को भारत श्रीलंका संबंधों की दिशा में मजबूत माना जा रहा है। Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. राष्ट्रपति बनने के बाद पहली ही विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक दिशा एकदम साफ कर दी। Always also given an assurance to the Prime Minister of India that we will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. जब दिसानायके राष्ट्रपति बने तो कहा गया था कि वो वामपंथी विचारधारा के हैं और चीन के ज्यादा करीब रहेंगे, लेकिन तब भी दिसानायके ने अपना रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो भारत और चीन दोनों के साथ दोस्ती रखेंगे, वो दोनों के बीच सैंडविच नहीं बनेंगे और दबदबे की किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। दिसानायके को भारत का आलोचक कहकर प्रचारित किया गया था, लेकिन उनका अब तक का रुख बता रहा है कि उनके लिए श्रीलंका के हित पहले हैं और भारत के लिए भी श्रीलंका अहम है। भारत से श्रीलंका को अब तक $5 अरब की मदद मिली है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेल व्यवस्था से लेकर बंदरगाहों तक आगे भी मदद दी जाएगी। अब हर साल श्रीलंका के 1500 सरकारी अधिकारी भी भारत में प्रशिक्षण लेंगे और तमाम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए अनेक उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्ते पौराणिक काल से बताए जाते हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक हालात दोनों के बीच के समंदर को जटिल बना देते हैं, तो कई बार रिश्तों को जोड़ने के लिए राम सेतु खड़ा हो जाता है। एक ऐसे समय में जब चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है और श्रीलंका को भी धुरी के तौर पर इस्तेमाल करने पर आमादा रहा है, राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका की प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। श्रीलंका के नए नेतृत्व के लिए ये जरूरी भी है कि वह मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइजू जैसी भूल न करे। भारत भौगोलिक तौर पर श्रीलंका का सबसे नजदीकी देश है जो हमेशा वक्त पर काम आता रहा है। लिहाजा परंपरागत संबंधों को सहेजकर आगे बढ़ना ही काबिलियत का सौदा है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबर मिल रही है कि जॉर्जिया के गोदावरी में 11 भारतीयों की मौत हो गई है। जॉर्जिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हुई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि इनके परिवारों से संपर्क किया जा रहा है। हमारे साथ है उमाशंकर सिंह। चलते सीधे उमाशंकर सिंह के पास। उमा, इस घटना के बारे में भी और क्या रिपोर्ट्स आपको मिल पाए हैं? जी देखिए, जॉर्जिया में जो भारतीय दूतावास है उसके जरिए जानकारी निकलकर सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि 11 भारतीयों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पे मौत की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन जॉर्जिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सूंघने की वजह से हुई। जब ये 11 भारतीय जो हैं वो एक रिजॉर्ट में सो रहे थे, द्वितीय मंजिल पर वो सो रहे थे। पास में ही एक बड़ा जनसेट बताया गया जो बिजली जाने के बाद जिसको चलाया गया और उससे
ये लगता है कि जो जहरीली गैस है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, वो उनके कमरे में भर गई और उसकी वजह से उनकी मौत जो है वो हो गई है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस बीच ये जानकारी भारतीय दूतावास की तरफ से दी गई है कि वो जो मृतक हैं उनको उनके डेड बॉडी को वापस भारत लाने के लिए तमाम तरह के सहयोग कर रहे हैं और परिजनों से भी यहाँ पर वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए उमा शंकर सिंह आपका। तो जॉर्जिया में 11 भारतीय की मौत की खबर आ रही है। एक जहरीली गैस की वजह से ये मौत हुई है, बताया जा रहा है। भारतीय दूतावास इन परिवारों से संपर्क में है। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में इस वक्त भारत के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, धार्मिक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, भारतीय झंडे की बेअदबी हो रही है और भारत के बॉयकॉट की बातें हो रही हैं। लेकिन 53 साल पहले भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर अलग देश बनवाया था। लेकिन कट्टरता में फंसकर बांग्लादेश सब कुछ भूल रहा है। तिरपन साल बाद भी इन सबको याद है कि कितने संघर्ष और कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान की यातनाओं से मुक्ति मिली, आजादी मिली। लेकिन बांग्लादेश शायद सब कुछ भूल चुका है। 1971 में भारत की फौज के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और बांग्लादेश आजाद हुआ। ये भीड़ जिस शख्स की मूर्ति को गिराने के लिए जमा हुई, उसी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, शेख मुजीबुर रहमान। पाकिस्तान में 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उनको सत्ता देने से इनकार कर दिया। हारकर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने लिए अलग देश बांग्लादेश का ऐलान कर दिया। अगले साल मार्च से ही पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आज़ादी की आवाज़ उठाने वालों का कत्लेआम शुरू कर दिया। तकरीबन 3 लाख बांग्लादेशियों की हत्या कर दी गई। 4 लाख महिलाओं के साथ रेप के आरोप फौजियों पर लगे। 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के लिए भागकर सरहदों पर पहुंच गए। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई ठिकानों पर हमला किया। अगले ही दिन भारत ने तगड़ा जवाब दिया। भारत ने हमले पूरब में भी किए और पश्चिम में भी, और 13 दिनों में ही जंग को खत्म कर दिया। एक रणनीति के तहत कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की जो सेना वहाँ पर लगी हुई है वो एकदम से घबरा जाए, और इसलिए जहाँ पर जिस तरीके से हमले किए गए और उसके बाद जिस तरीके से पैदल हमारी फौजें निकलकर उनके पीछे पहुंच गईं, सब कुछ उनके यहाँ एकदम टूट फूट गया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े। ढाका के रेस कोर्स में सरेंडर की कार्रवाई हुई। भारत के पूर्वी क्षेत्र के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी 2 कुर्सियों पर बैठे। नियाजी ने भारत के सामने हथियार डालने वाले कागजों पर दस्तखत किए। कमर पर लगी पिस्टल जगजीत सिंह को सौंप दी। इसी के साथ 93,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। ये दुनिया का अब तक सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तान इस शर्म से आज तक नहीं उबर पाया है, लेकिन जिस देश के लिए उसे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसी देश ने महज 53 वर्षों बाद अपने सारे जख्म भूलकर पाकिस्तान को गले लगा लिया और भारत के लिए जहर उगलने लगा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वहां भारत के विरोध में सब कुछ जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन। मेजर जनरल, शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही कि 1971 को क्या इसलिए इस वक्त बांग्लादेश भुला रहा है क्योंकि पाकिस्तान बैकिंग वाले कट्टरपंथी अब उस देश में हावी है? और देखिए, मेरे को लगता है कि पहली बात, पाकिस्तान ये बांग्लादेश की जो जनता है वो 1971 को भुला ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत ने और खासकर भारतीय सेना ने एक नया देश बांग्लादेश खड़ा किया, तो वो भुला नहीं सकते हैं। और उनको जो बिगाड़ने वाला देश था वो था वेस्ट पाकिस्तान उस समय, जो आज की तारीख में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने आज वो चाहता है कि वही बांग्लादेश फिर से
जो उनके पास अत्याचार होते थे उस समय बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदुओं पे, वही अत्याचार वो अब वापस शुरू करना चाह रहे हैं। और वो अत्याचार की दौर उन्होंने कट्टरपन और ये धर्म की राजनीति अपना के वो कर रहे हैं। और उनका मकसद है बेसिकली बांग्लादेश को खत्म करना, बांग्लादेश को इकोनॉमिक हालात बिल्कुल खत्म करके उनको रेडिकलाइज कर देना, जिससे भारत के ऊपर ये हिंदू और मुस्लिम वाला प्रभाव होना चाहिए, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत को जी। तो वहाँ की जो जनता है वो तो आभारी रहेगी, लेकिन जो कट्टरपन लोग हैं, जो पाकिस्तान ने इस कितने सालों के अंदर वो कट्टरपन वहाँ कोशिश किया लाने को, और वो मेरे ख्याल काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये कट्टरपन रेडिकल एलिमेंट्स और खासकर ये मोहम्मद यूनुस के अंदर में ये जो चल रहा है, और स्टूडेंट यूनियन और ये जो जमायत इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन, ये सारे मिलके वापस पाकिस्तान की गुलामी के अंदर जाना चाहते हैं, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, आपने देखा हमारे अभी 10 उस समय के रिटायर्ड वेटरन्स बांग्लादेश में गए अपनी फैमिलीज के साथ, और पाकिस्तान के भी रिटायर्ड 9 से 10 वेटरन्स भारतीय सेना में ये कलकत्ता में आए हैं, और उनकी इतनी इज्जत से हमने उनका आदर सत्कार किया, उनकी फैमिलीज और बच्चों के साथ आए हैं। तो वो लोग इसको मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये मेजर जनरल, ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि एक लंबा लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से भारत का, और पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर है। ऐसे में आर्थिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर एंटी इंडिया पोजीशनिंग कट्टरपंथी बांग्लादेश में कितनी देर तक कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आपका उचित सवाल है। देखिए कितनी देर तक कर पाएंगे। मेरे को लगता है ये धर्म एक ऐसी चीज बन गई है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस पे यही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को खत्म किया। यही अफगानिस्तान 60-70 में इतना सेक्युलर और मॉडर्न कंट्री था, और यही पाकिस्तान ने अपने देश को भी खत्म किया ये कट्टरपन का रास्ता चुन के। और आज यही पाकिस्तान, क्योंकि थोड़े से रेडिकल एलिमेंट्स के अंदर भी अगर आपने ये कांटा, ये रेडिकलिज्म डाल दी, कट्टरपन डाल दिया, वो बहुतों के ऊपर असर डालता है। बहुतों के लिए असर इसलिए डालता है क्योंकि बाकी डर जाते हैं। तो मेरे ख्याल इसका संभव है कि असर रहेगा। अब हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, बात तो वो आती है क्योंकि इसको काउंटर कैसे किया जाए। और वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो भारत से खुश है, जो भारत से रिश्ते चाहती है, ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस, आज भी हमारे ऑफिसर्स उनके पास कोर्स करने जाते हैं, उनके ऑफिसर्स और उनकी सेना के लोग हमारे पास आते हैं कोर्स करने। तो हमारे डिफेंस कॉपरेशन, कल्चरल रिलेशन, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये कट्टरपन एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, इनको कैसे आइसोलेट और खत्म करना है, वो भारत को और बांग्लादेश को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। उनका अंत करना है हमने। बिल्कुल, कट्टरपंथ का अंत जल्द होना चाहिए बांग्लादेश में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मेजर जनरल मैसन। इस मुद्दे पर बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। रूस जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब कुछ दिनों बाद वो बिना वीजा के रूस जा सकेंगे। चीन और ईरान के बाद रूस ने इस तरह की सुविधा भारत को भी देने का मन बना लिया है। रूस जाने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या में इस फैसले से और इजाफा होने के आसार हैं। रूस की इन शानदार सड़कों पर घूमना अब आपके लिए भी आसान होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से भारत के लोग भी बिना वीजा के रूस जा सकेंगे। इस पर दो तरफा समझौते को लेकर बातचीत अहम दौर में पहुंच चुकी है। अगर ऐसा होता है तो बेशक रूस जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। रूस को इससे आर्थिक तौर पर फायदा होगा, साथ ही जंग की वजह से अलग थलग पड़े रूस को सहारा भी मिलेगा। इस वक्त 62 देश भारत के लोगों को बिना वीजा के सफर की सुविधा देते हैं। इन देशों में आर्मीनिया, अजरबैजान, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। चीन और ईरान के लोगों को बिना वीजा के सफर की सुविधा रूस 1 अगस्त 2023 से ही दे रहा है, और भारत के लोगों को 1 अगस्त 2023 से ई वीजा की सुविधा मिल रही है, जिसकी प्रक्रिया 4 दिनों में पूरी करने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद से भी रूस जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल 9,500 भारतीयों को रूस ने ई वीजा जारी किए थे। मॉस्को सिटी टूरिज्म कमेटी के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में 28,500 भारतीय मॉस्को गए। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना है। 2023 में 60,000 लोग मॉस्को गए थे। 2022 की तुलना में ये संख्या 26% ज्यादा रही। ज्यादातर नौकरी या कारोबार के सिलसिले में गए। जाहिर है कि इसमें अब और इजाफा होगा। वीजा के भारी भरकम खर्च
जटिलता और इंतजार से अब लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। 3 दिन पहले जो है भारत और रूस की कंपनियों के बीच 10 साल का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को हर दिन 50 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति होगी और ये सौदा कुल 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत और रूस के संबंध जो है परंपरागत रहे हैं और हाल के सालों में इसमें और ज़्यादा मजबूती आई है। वीज़ा फ्री यात्रा का जो समझौता है उसी दिशा में एक और कदम होगा। उधर सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनका देश से भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रूसी ठिकानों के निशाने पर आने के बाद उनको वहां से निकाला गया। दमिश्क के पतन के बाद पहली बार असद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। फेसबुक पर उनके लंबे चौड़े बयान के बारे में स्पुतनिक ने एक ट्वीट किया है। असद ने लिखा है कि पश्चिम सीरिया में जब रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमले हुए तो रूस ने 8 दिसंबर की रात को उनको वहां से निकलने का फैसला लिया। इजराइल नाना भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। गोलान के बफर जोन में उसका आगे बढ़ना जारी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो दमिश्क से बहुत ही कम दूरी पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सीरिया की जंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। रविवार को भी इजराइल की सैनिक गाड़ियां आगे बढ़ती नजर आई। इजराइल मना भी कर रहा है और बशर अल असद के जाने के बाद से सीरिया से लगती अपनी तरफ की सीमा में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन में आगे भी बढ़ रहा है। इजराइल साथ ही ये भी कह रहा है कि वो जो कर रहा है वो अस्थायी व्यवस्था है ताकि आतंकवादी इस तरफ आकर उस पर हमला न कर दे। אני אומר לחיזבאללה ולאיראן בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כדי למנוע מכם לפגוע בנו, אנחנו נמשיך לפעול נגדכם ככל שנדרש, בכל זירה ובכל זמן. על כל זה שוחחתי אמש שוב עם ידידי נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. זו הייתה שיחה מאוד ידידותית, מאוד חמה ומאוד חשובה. דיברנו על הצורך להשלים את ניצחון ישראל, ודיברנו ארוכות גם על המאמצים שאנחנו עושים לשחרור חטופינו. 1967 की लड़ाई में इजराइल ने सीरिया से जो इलाका अपने कब्जे में लिया था उस पर तभी से उसका कब्जा है। 1973 के समझौते के हिसाब से दोनों देशों के बीच एक ऐसा जोन बनाया गया जहां पर किसी की भी सेना मौजूद ना हो। इसकी निगरानी एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स करती है जिसको UNDOF के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर जो दिख रहा है उसके हिसाब से इजराइल गोलान इलाके में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाने और उसे मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। बफर जोन पर कब्जे के बाद इलाके में कुछ और बस्तियां बसाने की योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। क्या माना जाए कि इजराइल सीरिया में तख्तापलट का फायदा उठा रहा है? और अब कुछ और खबरें जो जंग से जुड़ी हुई हैं वॉर जोन से। कई तरह की परेशानी से जूझ रहे सीरिया की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद एजेंसियां राजधानी दमिश्क पहुंची हैं। संस्था के बड़े अधिकारी टॉम फ्लेचर ने कहा है कि सीरिया के हालात अभी ठीक नहीं हैं, लेकिन हमको चौकस, रचनात्मक और लचीला होना होगा। दक्षिणी सीरिया से रूसी सैनिक और फौजी वाहन लौटते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सब समंदर किनारे बसे लताकिया के बेस की तरफ जा रहे हैं। दमिश्क हज्म हाईवे पर शिनशार गांव के पास भी उत्तर की तरफ जाते हुए कई रूसी काफिले देखे गए। रूस का झंडा लगी हुई फौजी गाड़ियां में टैंक भी थे और बख्तरबंद भी। दक्षिण के दरा और दमिश्क में रूस के फौजी उपकरण रखे जाते हैं। इस वापसी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या रूस अब भी इस इलाके में अपना दबदबा कायम रख सकेगा। रविवार की सुबह चर्च की घंटी बजते ही सीरिया के गिरजाघरों के बाहर ईसाई बिरादरी के लोगों की भीड़ लग गई। तकरीबन हफ्ते भर पहले ही विद्रोहियों ने बशर अल असद को हटाकर दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। पिछले रविवार को सीरिया के ज्यादातर शहरों की सड़कों पर हजारों लोग झंडे फहराते हुए घूम रहे थे। ऐसे में एहतियातन लोग गिरजाघर नहीं गए, लेकिन इस रविवार को पुराने दमिश्क के अल जितौर चर्च में भीगी आंखों से कसकर हाथ बांधकर सीरिया के सुखद भविष्य की प्रार्थना की। एक समय सीरिया में ईसाइयों की आबादी अच्छी खासी होती थी, लेकिन 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद बहुत से ईसाई देश छोड़कर कहीं और चले गए।
और अब कुछ अहम खबरें जो हम दुनिया के कोने कोने से लेकर आपके लिए आए हैं। जर्मनी और फ्रांस अब सीधे हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ गए हैं। सोमवार को पेरिस से बर्लिन के बीच सीधी ट्रेन की शुरुआत हुई। ये पहली बार है कि दोनों देशों के बीच दिन की ट्रेन शुरू हुई है। बुलेट ट्रेन दिन में एक बार चलेगी और 8 घंटे का वक्त लेगी। इससे पहले पेरिस और बर्लिन के बीच इस तरह का कोई सीधा संपर्क नहीं था। इस ट्रेन का किराया विमान किराए से ज्यादा होगा, लेकिन लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं। ये ट्रेन रास्ते में फ्रैंकफर्ट, कार्लसरूहे और स्ट्रासबर्ग में रुकेगी। नेपाल में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में 9th साउथ चाइना सी बुद्धिज्म राउंड टेबल के मौके पर दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, जापान, अमेरिका, रूस समेत 28 देशों और अलग अलग क्षेत्रों के सैकड़ों भिक्षु इस मौके पर जुटे। और अब आखिर में आज की तस्वीर, आज का वीडियो। पॉल मैकार्टनी वहां जा रहे हैं जहां उनका पुराना नाता है। इस वीकेंड पर वो 2 बड़े लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए नॉर्दर्न इंग्लैंड जा रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में यूरोप के साथ ही मध्य और दक्षिण अमेरिका में अपने गॉट बैक टूर के बाद अब मौका है अपनी जमीन यानी कि लिवरपूल लौटने का। शनिवार और रविवार को लिवरपूल से तकरीबन 35 मील दूर मैनचेस्टर के कोऑप अरीना में उनका कार्यक्रम होगा। 2022 में ग्लासटनबरी फेस्टिवल के बाद यूके में यह उनका पहला शो होगा। एनडीटीवी दुनिया में आज इतना ही, लेकिन लगातार खबरें जारी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों की खबर सुमित अवस्थी के साथ।